अगर किसी डायरेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं, उस डायरेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T है, ये कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये डायरेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने रखा है, डायरेक्ट्रिक स्लैब जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा हम लोगों ने कैपेसिटेंस का जो रिजल्ट निकाला था विद डायरेक्ट्रिक स्लैब, वो क्या था हमारे पास, दैट वाज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई T। आई होप ये आपको अच्छे से याद होगा कि T यहाँ पर डायरेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ स्पेशल नोट्स बता देना चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान दें कि वो स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, वो स्पेशल केसेस क्या हैं, स्पेशल नोट्स क्या हैं। ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हैं इसके। तो बच्चों पहला पॉइंट ये है, जरा ध्यान दें कि अगर इस डायरेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट जो ये दे रखी है, जो ये कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में आप कहीं भी रख दें, मेरी बात सुनिए, कहीं भी रख दें, मतलब T थिकनेस है, अगर आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट में भी ले गए, वहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया, या कहीं पर भी रख दें आप, तो उससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायलेक्ट्रिक स्लैब की पोजीशन मैटर नहीं करती। आई मीन टू से द पोजीशन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इस स्लैब को कहीं भी रख सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में कहीं भी रख सकते हैं, बीच में ही रहेगा, लेकिन द पोजीशन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब does not change the capacitance, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आपने T थिकनेस की डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, ये लेफ्ट में रखा, थोड़ा राइट में रखा, लेकिन है बीच में, तो उससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये बच्चों, अगर मैं इस स्लैब को, जो मैंने ये गैप छोड़ रखा है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मैंने कैपेसिटर के बीच का जो ये पूरा गैप है, इस पूरे को ये डायलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया, डायलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया मैंने, कोई एक वैक्यूम के लिए जगह नहीं छोड़ी वहाँ पे, तो क्या होगा देखो, इफ T इक्वल टू D, यानी कि अब आप देखिए मैंने ये पॉइंट कैसे रखा आपके सामने है कि मैंने कहा कि T इक्वल टू D का मतलब है, D आपके सामने है ही, T इक्वल टू D का मतलब साफ है कि आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब को, डायलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा भर दिया, फिल कर दिया, तो क्या होगा देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। T की जगह D रखें तो क्या होगा, देन C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस D प्लस D बाई K, D से D कैंसिल और K पर अपने ऊपर चला गया, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा K टाइम्स ऑफ C नोट। कैसे आया C नोट, आपको अच्छे से पता है कि एप्सिलॉन नोट A, देखो ना ये आएगा ना K एप्सिलॉन नोट A बाई D, और आपको अच्छे से पता है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D कब होता है, फ्री स्पेस के लिए कैपेसिटेंस होता है, उसका K टाइम्स। इससे आपको साफ पता लग जाएगा, जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बेनिफिट है, तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल जितना भी होगा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतने गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा इसका, है ना, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। चलिए आइए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए मैं कहूँगा, अगर आपने स्पेस बिटवीन
plates of capacitors, plates of capacitor, plates of capacitor filled with different, ध्यान से नोट करने वाली बात है, different dielectric materials of different thickness, then क्या होगा, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, इसमें आपको ये पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये कैपेसिटर है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, डायग्राम का मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जो पॉइंट लिखा है। तो ये उसकी दोनों प्लेटें हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया इसमें, लेकिन कितना कितना देखना, पूरा नहीं भरा मैंने, अलग अलग थिकनेस की बात करूंगा। देखो 1 2 और ये 3, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बच्चों समझने की कोशिश करना, ये तीनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग और अलग अलग थिकनेस के हैं, T1 T2 T3, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3। फिर से देख लीजिए क्या बोला मैंने कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब एक नहीं है, एक से ज़्यादा टाइप के हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और अलग अलग थिकनेस के हैं, कहना आसान हो जाता है, अलग अलग थिकनेस है, तो इसलिए इसमें कोई मुश्किल वाली बात बिल्कुल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ इसको समझिएगा कि तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, C इक्वल टू, आपको पता है ना C में किसके लिए लिख रहा हूँ, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, यानी कि विद एनी मीडियम, ठीक है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे आप M लिख सकते हो, CM मतलब कैपेसिटेंस विद मीडियम, ठीक है। तो CM और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस, जो ये T था, ये T कब था, जब एक स्लैब थी, लेकिन अब आपके पास एक स्लैब नहीं है, अब आपके पास एक से ज़्यादा है, तो मैं उसको जनरल वे में लिख रहा हूँ, जनरल वे में। यहाँ तो मैंने 3 लिखाया है ना, पर मैं यहाँ जनरल वे में लिखाऊंगा T1 प्लस T2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। और प्लस T बाय K क्या लिखूंगा, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस अप टू सो ऑन। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना बच्चों, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है कि नहीं, कोई डिफिकल्ट पार्ट तो है ही नहीं इसमें कि कैसे अलग अलग थिकनेस का है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, कि कैसे अगर कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है उसको अलग अलग मटेरियल के साथ फिल कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा। और लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट देखिएगा फटाफट से। लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम डिफरेंट थिकनेस के साथ, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ कैपेसिटर के पूरे गैप को फिल कर दें, अभी आपको दिख रहा होगा कि गैप फिल नहीं हुआ है वहाँ पे, है ना, इतना इतना गैप एयर का रहेगा, है ना। देखो ये गैप किसका है, एयर या वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस है यहाँ पे, है ना। सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिल किया है, पूरा गैप अभी भी नहीं मैंने फिल किया। तो अगर हम पूरा गैप भी फिल करते तो क्या होगा, देखो, इफ द स्पेस इज completely occupied by
is completely occupied by different dielectrics of different thicknesses, then ध्यान दीजिएगा, तो पूरा स्पेस D पता है किस इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर करोगे तो ये D T1 प्लस T2 प्लस T3 तो है ही, माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। तो लास्ट में क्या बचा सिर्फ, देन सो कैपेसिटेंस विद मीडियम सिर्फ क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस अप टू सो ऑन। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये रिजल्ट कब आया है ना, सी। ये रिजल्ट कब आएगा, जब कंप्लीट स्पेस फिल हो जाएगा, वो जब कंप्लीट स्पेस क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस की प्लेट्स का। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ कैपेसिटर के बिहेवियर को हमने उसके कुछ और पॉइंट्स पढ़े। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये हम लोगों ने सीखा। लेकिन अब मैं आपके सामने एक और सिचुएशन रख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, और जितना सिंसियरली इस चीज़ को समझोगे उतना अच्छे से ये चीज़ आपके दिमाग में उतना जल्दी से फिट बैठ जाएगी। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, उससे उसका कैपेसिटी बढ़ गई, ये हमने नोट किया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमने कैपेसिटी पर फर्क देखा उसका। अब यहाँ पे हमें दो सिचुएशन रखनी है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये सिचुएशन तो बिल्कुल हट गई, अब वो ऑलरेडी फिल है। अब सिचुएशन दो हट के क्या है कि हमने एक केस में तो कैपेसिटर के साथ बैटरी को कनेक्ट किए रखा, और दूसरी सिचुएशन में हमने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। मतलब मेरा ये क्या कहने का मतलब है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, लेकिन अब सिचुएशन क्या कर दी मैंने कैपेसिटर के साथ विद डाइलेक्ट्रिक, कि पहले केस में मैंने बैटरी को कनेक्ट किए रखा और दूसरे केस में बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। चलिए अब आइए इन दोनों का मतलब समझते हैं। बच्चों, जब बैटरी को कनेक्ट करके रखते हैं, बैटरी सोर्स ऑफ पोटेंशियल होता है, तो इस केस में ध्यान रखना कैपेसिटर का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। पॉइंट में रिमेंबर, क्योंकि हमने वहां बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। समझ में आई बात? आप ये बिल्कुल मत सोचना कि डाइलेक्ट्रिक भरने से बैटरी की वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा सोचना गलत होगा। बैटरी जितना पोटेंशियल की है उतना पोटेंशियल उस कैपेसिटर के अक्रॉस रहेगा, नंबर एक। लेकिन जब कैपेसिटर से बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर, आपको अब सबको पता है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। तो जब आपने कैपेसिटर से बैटरी को हटा दिया तो कैपेसिटर एक चार्ज डिवाइस के रूप में रह गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसके पास चार्ज है। और प्लीज ध्यान से सुने कि चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से अब उसका जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर के ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो था,
और वो ऐसे नहीं कि बिना यूज किए वो चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए दोनों सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, जब बैटरी कनेक्ट है तब कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तब कैपेसिटर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, बिल्कुल अलग, जिसके साथ किसी का कनेक्शन नहीं है। उस वक्त उसके अंदर चार्ज स्टोर है, तो ऐसे में उसका खुद का पर्सनली जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको डिफरेंट पैरामीटर पे लेके जाऊंगा इसके अलावा। तो पॉइंट क्या है, व्हेन battery remain connected to the capacitor, then its potential difference remains constant। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या है, when battery is disconnected from a capacitor, then it becomes an isolated system of which charge remains conserved, ध्यान दे इस बात। ठीक है, जब कनेक्ट रहेगी बैटरी तब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मतलब जब बैटरी कनेक्ट है तो बी कांस्टेंट है, डिस्कनेक्ट है तो क्यू कांस्टेंट है। तो ये तो अलग अलग पैरामीटर हो गए। अब इस केस में क्यू को देखिए आप, इस केस में क्यू चार्ज को देखिए क्या होगा। अब जैसा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस में हमने पढ़ लिया था कि जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, चार्ज से पहले कैपेसिटेंस की बात करनी पड़ेगी, ये जरूरी है, बता दूंगा क्यों। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कैपेसिटेंस इज C equal to K times of C naught। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज C यानी कि कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन, यानी कि आप सबको पता है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया, डिस्टेंस और मीडियम के हिसाब से। तो K टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बैटरी का हटाओ या ना हटाओ तो वो K टाइम्स रहेगा। इस केस में भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। मेरी बात को गौर कर लेना, सुन लेना ध्यान से। बैटरी को हटाओ या ना हटाओ, कैपेसिटेंस डायरेक्टली डाल रखा है ना आपने, तो कैपेसिटेंस तो उसका K टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, दैट इज C इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। यानी कि हमने ये पढ़ लिया कि
कैपेसिटेंस के ऊपर बैटरी के कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, चार्ज एज चार्ज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चार्ज क्यू किसके इक्वल होता है? चार्ज क्यू होता है CV के इक्वल होता है ना, क्यू इक्वल टू CV होता है। अब जब बैटरी कनेक्ट है तो V तो कांस्टेंट है ना, लेकिन C क्या है? C क्या है? मैं आपको लिख के पता क्या लिखूंगा? हाँ C लिखो। सो क्यू इक्वल टू C कितना था? K टाइम्स ऑफ C नॉट, याद रखो K टाइम्स ऑफ C नॉट। V नॉट ही था, V नॉट एक ही तो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, चाहे V लिखो या V नॉट लिखो, ठीक है। आप C नॉट भी लिखते क्योंकि V कांस्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, C नॉट इनटू में V क्या हो गया? क्या वो नोट हो गया? क्या नोट का मतलब क्या हुआ? इनिशियल चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज ध्यान से सुने। अब जब बैटरी कनेक्ट है तो V कांस्टेंट है, तो कंफर्म है कि हम यहाँ पे चार्ज में वैरायटी, चार्ज में वेरिएंस हमें शो होगा, चार्ज के अंदर वेरिएशन शो होगा। और आपके सामने है कि बैटरी कनेक्ट रहे तो और डाइलेक्ट्रिक उसमें भर दें, इसमें कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भर दें तो उसमें चार्ज के टाइम्स हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे है, देखो सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में हम चार्ज को ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने से वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका चार्ज कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे में पोटेंशियल यहाँ देखेंगे, नाउ पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाय C। ध्यान दें, V इक्वल टू Q बाय C, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है Q बाय C क्या था? K टाइम्स ऑफ C नोट था, समझ रहे हो? तो ऐसे में V क्या होगा? Q बाय C नोट क्या हो जाएगा? V नोट बाय K। अब यहाँ मेंशन करना पड़ेगा V नोट, क्योंकि यहाँ V कांस्टेंट नहीं था, वहां पे V कांस्टेंट था तो मैंने इसको V नोट नहीं लिखा। समझ में आ रही बात? तो आप कंफ्यूज मत होना, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने V नोट लिखा क्योंकि यहाँ V वैरी कर रहा है, आपके सामने है, पोटेंशियल घटा या बढ़ा? ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि V डिक्रीजेस K टाइम्स, भाई K से डिवाइड कर तो K टाइम्स कम हो गया ना, समझ में आई बात? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? ध्यान दें, थर्ड पॉइंट क्या है? कैपेसिटेंस की बारी हो गई, चार्ज की बारी हो गई, वहां कैपेसिटेंस देख लिया, यहाँ पोटेंशियल देख लिया। अब क्या रहेगा पैरामीटर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट इक्वल टू V नॉट बाय D। तो आपके सामने है कि यहाँ तो V नॉट कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, इज E नॉट यानी कि रिमेन सेम, रिमेन सेम। लेकिन यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू V बाय D, और आपके सामने है V कितना है? V नॉट बाय K। तो क्या हो जाएगा? देखो फटाफट देखो, V नॉट बाय K इंटू में D, तो यानी कि V नॉट बाय K क्या हो गया? E नॉट बाय D, सॉरी E नॉट बाय K। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया, K टाइम्स डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E इक्वल टू E नॉट बाय K, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस K टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों? बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तीन पॉइंट आपको बता दिए इसके बारे में। फर्दरली हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ग्रुपिंग को शुरू करेंगे।